नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं रिलेशन एंड फंक्शन की पूरी वीडियो विथ सॉल्यूशन बना के दे चुका हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूं, सर मैं यूपी बोर्ड में पढ़ता हूं, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि बच्चों मैथ्स में आगे चल करके हिंदी के वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी व्यक्ति पढ़ाएगा वो प्योर इंग्लिश में पढ़ाएगा, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट को और यूपी बोर्ड के बच्चों का स्पेशली ध्यान रख करके मैं ये वीडियो फिर से आपके लिए ला रहा हूं और ये पूरी सीरीज मैं आपको हिंदी में, प्योर हिंदी में देने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे का सब्सक्राइब रेड वाला बटन दबा करके कर लें और साथ में उसके बगल में जो एक बेल का आइकन बना है उसको जरूर प्रेस कर दें। उसको नोटिफिकेशन बेल बोलते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको बहुत सारी वीडियो में से सर्च नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपके फोन पे, कंप्यूटर पे जो भी यूज करते होंगे उस पे मैसेज आ जाएगा और आप सीधे उस वीडियो तक पहुंच पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है संबंध और फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर के बारे में आप क्लास 11th से ही पढ़ना शुरू कर देते हो। सबसे पहले आप क्लास 11th में इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ते हो। क्या? एक तो संबंध पढ़ते हो, दूसरा आप डोमेन यानी कि उसका प्रांत पढ़ते हो, तीसरा सह प्रांत पढ़ते हो और चौथा परिसर पढ़ते हो। यह शब्द जो है संबंध, ये इंग्लिश में रिलेशन है। नाम से ही सुन के जैसे ही संबंध मेरे दिमाग में आता है तुरंत एक आइडिया मेरे पास आ जाता है कि संबंध दो वस्तुओं में हो सकता है, दो व्यक्तियों में हो सकता है या फिर दो संख्याओं में संबंध हो सकता है। दो व्यक्तियों में कैसे संबंध होता है इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका घर किसी मोहल्ले में है। उस मोहल्ले में दो परिवार रहते हैं, एक परिवार ए है और दूसरा परिवार बी है। तो कुछ सदस्य ए परिवार के होंगे और कुछ सदस्य बी परिवार के होंगे। अब सदस्य को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट या फिर हिंदी में कह सकते हैं अवयव, और इनको हम इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यानी कि इसके सदस्यों के का समूह यानी उसका समुच्चय अगर मैं बनाऊं तो इसको मैं ऐसे ए बी सी ऐसे लिख सकता हूं। इसी तरीके से मोहल्ले बी के सदस्यों का समूह बनाऊं तो वो भी कुछ ए बी सी ऐसे हो सकता है। अब यहां पे कितने सदस्य हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन बात हम यहां पे कर रहे हैं कि दो लोगों के बीच में संबंध कैसे परिभाषित होते हैं, संबंध कैसे बनते। तो मैं यहां पे कुछ संबंध लिख रहा हूं। ये मैंने दो लोगों को ले लिया, एक ए और एक बी। मैं यहां पे ये मान लेता हूं कि ये दोनों सदस्य अलग अलग सेट से लिए गए हैं। तो अलग अलग सेट्स को अगर एक में मिलाया जाए तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म। क्लास 11th में सीख के आए हो, क्रमित युग्म हमेशा दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक अवयव होता है। तो ये ए बी जो मैंने लिया वो इन दोनों के कार्तीय गुणन का एक अवयव हो गया। अब इसको परिभाषित भी किया गया होगा, तो इसको कैसे परिभाषित किया जा रहा है? मान लीजिए मैंने परिभाषित कर दिया कि ए बी का भाई है, तो यहां पे भाई होना एक संबंध हो गया और ए बी के बीच का संबंध भी आ गया आपके सामने। इसी तरीके से मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूं, कोई अवयव ले लेता हूं ए बी, जो
उसके कार्तीय गुणन का अवयव है और ये कुछ इस तरीके से परिभाषित है, ए बी से बड़ा है। ऐसे बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। ए बी से छोटा है, ए और बी की उम्र समान है, ए बी की बहन है, बी ए का पिता है, ए बी का मामा है। ऐसे बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। तो ये तो दो व्यक्तियों के संबंध हो गए, लेकिन मैथमेटिक्स में व्यक्तियों के संबंध भी हो सकते हैं, वस्तुओं के भी संबंध हो सकते हैं। वस्तुओं के संबंध का मतलब मैं दो त्रिभुज ले लूं, त्रिभुजों में संबंध हो सकता है कि ए और बी सर्वांग समत्रिभुज हैं, ए त्रिभुज बी से बड़ा है, बी त्रिभुज ए के बराबर है। ऐसे बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। गणितीय संबंधों की बात करें तो दो नंबर होंगे। नंबर का फंडा क्या है? 3 2 से बड़ा है, 1 2 से छोटा है। इसी तरीके से बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। इन संबंधों की अगर हम बात करें कि कितने संबंध हो सकते हैं, तो इसको भी क्लास 11th में आपने सीखा है। दो समुच्चयों में संबंधों की कुल संख्या, और वहां पे आपने सीखा था कि संबंधों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर पी क्यू। यहां पे पी क्या है? ये पहले सेट के अवयव हैं, कि अवयवों की संख्या है कि पहले सेट में कितने अवयव हैं। और ये जो क्यू है ये दूसरे समुच्चय के अवयवों की संख्या है। अगर मुझे दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स यानी उसके अवयव पता चल जाएं, तो 2 की पावर में उन दोनों का गुणा करके हम बता सकते हैं कि कुल कितने संबंध बनेंगे। अब उन सारे संबंधों को ना तो प्रदर्शित किया जा सकता है और ना ही यहां पे इतना टाइम होता है कि मैं सारे संबंध दिखाऊं। तो मैं 2-4 एग्जाम्पल ही लेके आपको बता पाऊंगा, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके सामने संबंध की परिभाषा लिखी है। माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तब एक समुच्चय आर कोई इस तरीके से लिया गया है, उसको संबंध कहा जाएगा। बस शर्त यह है कि वो आर जो है वो ए क्रॉस बी यानी ए और बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय हो, या तो उसके बराबर हो या उसमें से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के बनाया गया हो। अब कार्तीय गुणन आपको पता है कि कार्तीय गुणन का फंडा हम आपको बता चुका हूं कि कैसे आता है। जहां अगर ए और बी का कार्तीय गुणनफल लिखना हो तो ये कैसे लिखा जाता है? इसको ए बी के फॉर्म में लिखा जाता है। और यहां पे ये जो ए है ये बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट को का अवयव होता है, और बी जो है ये सेकंड सेट का अवयव होता है। और यहां पे ये जो ए बी है इसको बोला जाता है क्रमित युग्म। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब इस तरीके से कुछ ऑर्डर्ड पेयर यानी कुछ क्रमित युग्मों के समुच्चय को ही संबंध बोला जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि कोई सेट है मेरे पास ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। कोई दूसरा सेट है मेरे पास बी जिसके एलिमेंट 5 6 7 8 और 9 है। अब इसमें मैं एक संबंध लिख रहा हूं, संबंध आर ए बी, जहां बी बराबर है ए प्लस 3 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ये मैंने एक संबंध लिख दिया है कि ए बी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने अभी बताया कि संबंध इसका उप समुच्चय होता है और यह क्रमित युग्म में होता है, तो मतलब संबंध भी क्रमित युग्म में होगा। इसमें बी मतलब सेकंड वाला एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट में 3 जोड़ के आता है, और ये एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? पहला वाला एलिमेंट सेट ए से मिल रहा है और दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से मिल रहा है। इसके बाहर में कोई और एलिमेंट नहीं लूंगा। तो ये तो हो गई समुच्चय निर्माण विधि। अब इसको अगर मुझे रोस्टर में यानी सारणी में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसका पहला एलिमेंट 1 लूं तो दूसरा एलिमेंट 3 जोड़ के आना चाहिए।
1 और 3 होता है 4, और 4 देखो दूसरे सेट में नहीं है। क्यों देखना है मुझे? क्योंकि कह रहा B बिलोंग्स टू B, यानी दूसरा एलिमेंट हमेशा B से आना चाहिए। मतलब इस 1 को मैं नहीं ले सकता, इसके लिए मुझे उधर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर मैं पहला 2 लूं तो 3 जोड़ने पे 5 आ जाता है, मिल जाएगा। तो ये पहला ऑर्डर पेयर इसका, या कह लीजिए पहला क्रमित युग्म हो गया। अगर मैं 3 लूं तो 3 का एलिमेंट भी मुझे उधर मिल रहा है। 3 का एलिमेंट मेरे पास 3 + 2 यानी कि 3 + 3 6 मिल जाएगा। 4 लूं तो 4 3 7 मिल जाएगा। अब 4 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, मैं उस सेट का नहीं लूंगा, क्योंकि पहला एलिमेंट मेरा सेट ए से होना चाहिए। तो ये हमारा संबंध हो गया दो समुच्चयों के बीच में। अब इस संबंध में जो मैंने 3 वर्ड आपको सिखाए, कौन कौन से, जो फर्स्ट ईयर से पढ़ के आए हो, एक प्रांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। तो इसको हम लिख सकते हैं संबंध आर के प्रथम अवयव का समुच्चय, इंग्लिश में इसको डोमेन बोलते हैं। तो फिर यह प्रांत आपका हो जाएगा, प्रथम अवयव कौन सा है? 2 3 और 4। तो इसका प्रांत हो गया 2 3 और 4। दूसरा मैंने आपको बताया परिसर। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। परिसर जो है यह दूसरा एलिमेंट होता है। तो संबंध आर का द्वितीय अवयव का समुच्चय, द्वितीय अवयव का समुच्चय, इसमें हम क्या लिखेंगे? आपके सामने सारे अवयव लिखे हुए हैं। तो द्वितीय अवयव 5 6 और 7, ये हो गया 5 6 और 7, ये परिसर हो गया। अब तीसरा बचा सह प्रांत। वैसे ये सब कक्षा 11 में आप सीख के आए हो। सह प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन। ये क्या होता है? द्वितीय समुच्चय, पूरा का पूरा द्वितीय समुच्चय ही सह प्रांत होता है। तो दूसरा समुच्चय ये है, ये पूरा का पूरा सह प्रांत हो गया। तो इसका जब हम सह प्रांत लिखेंगे, अगर कभी जरूरत पड़ती है, तो पूरा का पूरा सेकंड सेट 5 6 7 8 और 9, ये सह प्रांत हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई संबंध आपको दिया जाए और उस संबंध से प्रांत, परिसर और सह प्रांत तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो। वैसे ये सारी चीजें कक्षा 11 की थी, ये मैंने आपको रिवीजन इसलिए करवा दिया कि यहां पर भी इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम लिखने की बात करें, तो अगर मैं मान लूं कि माना A, B कोई अवयव है जो R से संबंधित है, यानी कि वो उस R का क्रमित युग्म है, तो हम कह सकते हैं कि संबंध R के अंतर्गत A B से संबंधित है, B से संबंधित है। इसे ARB लिखा जाता है। यानी जब संबंध को प्रदर्शित करना होगा, तो अगर दो चीजों के बीच में मुझे संबंध दिखाना है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख दूंगा, दोनों वस्तुएं और उनके बीच में R, और उस R की जो परिभाषा हो ये अलग की बात है। तो ये सारी चीजें थी जो कक्षा 11 से आप सीख के आए हो। अब इसके बाद नंबर आता है जो यहां आपको सीखना है, जिससे अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हो तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 8 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हो तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा। क्लास 12 में शुरुआत होती है संबंधों के प्रकार की। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्लास 12 में यही आता है, संबंधों का प्रकार। पहला संबंध है रिक्त संबंध। रिक्त का मतलब हो गया ऐसे संबंध से कि जिसमें कोई भी एलिमेंट, एक भी अवयव उस संबंध में
आए ही ना। इस बात को मैं लिखूंगा कैसे कि R जो है वो नल सेट के बराबर होगा और ये नल जो है ये सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब कि A से A में संबंध भी हो सकता है और अगर A से B में संबंध बनाया हो तो A क्रॉस B हो गया। इसको अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू लिखा जाए तो मैं कोई एक संबंध लिखता हूं, माना A बराबर 1 2 3 4 है। अब मैं इसमें एक संबंध लिखता हूं कि A, B सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 5 फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। ये मैंने संबंध लिख रखा है क्योंकि एक ही सेट है तो A और B दोनों सेट A से ही आएंगे। और इसको परिभाषित कैसे किया गया है कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा होगा। अब जरा सोचिए कि अगर मैं पहला एलिमेंट 1 लूं तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, उसमें 5 बढ़ाने पे यानी 6 आएगा और 6 मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब पहले से ही नहीं मिलेगा तो आगे तो मिलने का पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कि इसका जो एलिमेंट होंगे, इसके जो अवयव निकलेंगे वो नल निकलेंगे, यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा मेरे पास है सार्वत्रिक संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यह भी नाम से ही पता चल जाता है, सार्वत्रिक मतलब सारे, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐसे रिलेशन की बात कर रहा है कि वो रिलेशन जो है अगर A से A में बना है तो वो उसके कार्तीय गुणन के बराबर हो जाना चाहिए। यानी कार्तीय गुणन में जितने भी एलिमेंट आए हों उसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे उसी में आ जाएं। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं। अगर मैं मान लूं कि सेट यही है, A बराबर 1 2 3 और 4 है। अब मैं इसमें से एक रिलेशन परिभाषित कर रहा हूं ए बी, जहां पे मॉडुलस ऑफ A माइनस B बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू A। ये मैंने संबंध लिख दिया कि A और B के अंतर का मॉड का मतलब अगर पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव लिखना है और निगेटिव आए तो भी पॉजिटिव लिखना है। तो जब हर बार पॉजिटिव होगा तो सीधी सी बात है 0 से बड़ा ही होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं A से 1 ले लूं तो दूसरे से भी 1 आ सकता है, तो 1 1 यानी उनका घटाना 0 हो गया। 1 2 लूं तो उसका घटाना -1 हुआ और -1 का मॉड लगाऊंगा तो फिर से +1 हो जाएगा। -2 आए, मॉड लगाऊंगा फिर से 2 हो जाएगा। मतलब हर बार में इसका जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो 0 से बड़ा ही मिलेगा। तो 0 से बड़ा मिलने का मतलब कि ये जो संबंध है वो हमारा सार्वत्रिक संबंध कहा जाएगा। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू चलिए करके दिखा देता हूं। जैसे A मैंने लिया है 1 2 3 4, उसे कम ही लूं ताकि मुझे ज्यादा बड़ा ना दिखाना पड़े। A मैंने अगर 1 2 लिया तो A क्रॉस A जब लिखूंगा तो 1 का 1 के साथ 1 1 आएगा, 1 का 2 के साथ 1 2 आएगा, 2 का 1 के साथ 2 1 आएगा और 2 का 2 के साथ 2 2 आएगा। ये मेरे पास हुआ इसका कार्तीय गुणन। अब इसमें से संबंध मैंने क्या परिभाषित किया है कि ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ A माइनस B ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू A। मतलब दोनों क्रमित युग्मों का अंतर का मॉड 0 से बड़ा हो। अब चेक करो, इसका अंतर 0 आया, 0 खुद है। इसका अंतर -1 आया, मॉड करूंगा प्लस हो जाएगा तो भी 0 से बड़ा हुआ। इसका अंतर 1 आया, 0 से बड़ा है। इसका अंतर 0 आया, 0 से बड़ा है। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो फिर ये एक सार्वत्रिक संबंध हुआ। यहां पे खास चीज है नोट कि रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को मिलाकर कभी कभी, हर जगह नहीं मिलेगा, ये तुच्छ संबंध भी कहा जाता है। तुच्छ संबंध इंग्लिश में इसको बोलते हैं
ट्राइवियल रिलेशन भी कहा जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा है स्वतुल्य संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि प्रत्येक ए अवयव हो आर का, जहां ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कोई भी संबंध अगर वो ए के रूप में आया है, ए का मतलब कि अगर मैं 1 लूं तो दूसरा भी 1 आ जाए, मैं 2 लूं तो दूसरा भी 2 आ जाए, लेकिन प्रत्येक मतलब ए में जितने एलिमेंट हो सबका। एक एग्जांपल से दिखाता हूं। मान लीजिए कि कोई सेट ए ले लूं जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। तो अब अगर कोई संबंध लिखा जाए, इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाए, तो जैसे 1 1 लिखा गया, 2 2 लिखा गया। अगर मैं इतना लिख दूं तो यह स्वतुल्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें इसका डबलेट दे दिया, इसका भी डबलेट दे दिया, लेकिन इसका डबलेट अभी नहीं दिया है। और यह क्या बोल रहा है? प्रत्येक ए, यानी जितने संभव हैं सारे डबलेट अगर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो स्वतुल्य नहीं होगा। यानी इसके स्वतुल्य होने के लिए इसमें 3 3 का होना भी जरूरी है। ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए और एक और आ जाए 1 2। अब आप कहोगे कि सर इतने तो ये ए मिल रहे हैं, लेकिन ये तो ए नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि हमसे उसने बोला कि प्रत्येक ए संबंधित होना चाहिए। ये उसने थोड़ी कहा है कि इसके अलावा कुछ हो तो हटा देना, या मैं नहीं मानूंगा। उसने इसकी कोई बात नहीं की। और मैथ में जिस चीज की हम बात नहीं करते उस पर डिस्कशन कभी करते ही नहीं है। डिस्कशन सिर्फ उन पर करते हैं जो कंडीशन हमें दिया जाए। तो यहां पर हम ए की बात कर रहे हैं और हमें सारे ए मिल गए, तो फिर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह संबंध आपका स्वतुल्य है। अभी मैं कोई एक संबंध और लिख दूं, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। अब मैं 4 1 लिख दूं, यह स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां तक तो ठीक है, सबके ए आ गए, पर यह जो 4 1 आ गया, इसने इस कंडीशन को फेल कर दिया। क्योंकि इसने क्या कहा है कि ए तो होना चाहिए, लेकिन वो ए कहां से आया हो? आपके समुच्चय से आया हुआ होना चाहिए, और इसका ये 4 इस समुच्चय में कहीं नहीं है। इसका मतलब कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं हुआ। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया होगा तो अभी जब हम एक आध एग्जाम्पल करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि मुझे ए यानी कि खुद का संबंध खुद से। चौथा है सममित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक संबंध या फिर सिमेट्रिक रिलेशन। संबंध आर समुच्चय ए पर सममित संबंध होगा यदि ए बी अवयव हो आर का, तब बी ए भी अवयव होना चाहिए आर का। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 नंबरों के बीच में कोई संबंध बना है तो मुझे उसका उल्टा भी उसमें चाहिए, और अगर उल्टा नहीं मिला तो वो सममित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई संबंध में ए ले लूं, 1 2 3 कोई समुच्चय है। अब इससे अगर मैं संबंध लिखता हूं तो अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक ये सममित संबंध नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, 1 1 सममित है क्योंकि 1 1 का उल्टा भी 1 1 होता है। अभी मैं 2 2 की बात करूं, यह भी सममित है, 2 2 भी का उल्टा वही रहता है। अगर मैं 3 3 की बात करूं तो यह भी सममित है, लेकिन 4 4 मैं नहीं ले सकता क्योंकि इस सेट में नहीं है। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं,
मैं 1 1 ले लूं, मैं 1 2 ले लूं, अब मैं पूछूं तो इसकी वजह से सममित है, पर यह सममित नहीं है क्योंकि 1 2 का उल्टा इसको सममित करने के लिए मुझे इसमें 2 1 की जरूरत पड़ेगी। और जब तक हर सेट का उल्टा जब हम चेक करेंगे कि वो सममित है या नहीं, तो जितने दिए हुए हो सबको चेक करना होता है, एक भी छोड़ नहीं सकते। पांचवा है हमारे पास संक्रमक संबंध। इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन। परिभाषा में इसको हम बोलेंगे समुच्चय ए पर संबंध आर संक्रमक कहलाता है यदि ए बी आर से संबंधित हो तथा बी सी भी आर से संबंधित हो, से ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त किया जा सके, या फिर कह लीजिए तथा ए बी और सी ये संबंधित होने चाहिए समुच्चय ए से। यानी ए बी उस संबंध को परिभाषित करे, दूसरा बी से शुरू होने वाला बी सी संबंध को परिभाषित करे, तो कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो इसका पहला और उसके आखिरी को मिलकर बना हो। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 लोग हों, 1 2 3, अगर ये तीनों लड़के हैं तो इसका अगर ये भाई है और इसका ये भाई है, तो जब तक ये इसका भाई नहीं होगा तब तक ये संबंध संक्रमक नहीं होगा। यानी मेरा संबंध तुमसे है किसी भी संबंध के साथ, तुम्हारा किसी और से है उसी संबंध के साथ, तो मेरा और उसका संबंध जब तक नहीं बनेगा तब तक यह संबंध संक्रमक नहीं कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। अब इसमें मैं एक संबंध लिख रहा हूं 1 2, तो अगर 1 2 इसमें संबंधित है तो मुझे BC चाहिए। BC का मतलब 2 से शुरू होने वाला। मान लीजिए मैंने 2 3 ले लिया, तो अगर 1 2 है यानी ये AB है और 2 3 है यानी BC है, तो मुझे AC भी चाहिए। AC का मतलब 1 और 3 भी चाहिए। तो जब तक 1 और 3 नहीं होगा तब तक यह संबंध संक्रमक नहीं कहा जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने 1 1 ले लिया, मैंने 2 2 ले लिया, मैंने 3 3 ले लिया। अब इस संबंध की पोजीशन देखो, 1 1 है मतलब AB है, इसको आप A कह सकते हो, इसको B कह सकते हो। दूसरा मुझे BC चाहिए यानी 1 से शुरू होने वाला, और इस पूरे में 1 से शुरू होने वाला यही खुद ही है, तो यही BC का भी काम करेगा। तो अब मुझे चाहिए AC, तो A की जगह पे भी 1 है और C की जगह पे भी 1 है, मतलब यही AC हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने ये डबलेट वाले एलिमेंट आते हैं सेम वाले, वो सारे के सारे बिना चेक किए स्वतुल्य भी होंगे, सममित भी होंगे, संक्रमक भी होंगे। बस शर्त क्या है कि वो उस सेट से आए हुए होने चाहिए। एक और संबंध लिखता हूं, 1 2 आ जाए और फिर 3 4 आ जाए। अब जरा सोचिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि यह संबंध संक्रमक है या नहीं, तो आप तो बता दोगे कि नहीं है, लेकिन यह संक्रमक है। क्यों संक्रमक है? यह AB है, आपसे उसने क्या कहा कि AB हो तथा BC हो। अब B मेरा 2 है और 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अगर इसमें 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट नहीं है मतलब BC नहीं है, तो मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो मैं बगैर इसको चेक किए सिर्फ 1 2 को देख करके ही बता दूंगा कि यह संक्रमक है, क्योंकि इसने कहीं पर यह नहीं कहा कि ये हो तो ये दोनों जरूरी हैं। उसने क्या कहा है कि जब ये दोनों हो तो ये जरूरी है, पर अगर इसमें से कोई एक हो तो इन दोनों का होना या न होना कोई मैटर नहीं करता।
यही काम 3-4 से है। 3-4 को अगर मैं ए बी कह दूं तो बी से शुरू होने वाला मुझे 4 वाला चाहिए, और 4 से इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसको बगैर देखे बता दूंगा कि यह संबंध संक्रमक है। एक एग्जाम्पल में और लिखता हूं, ये कोई 1-1 है, ये 2-1 है, और ये 3-4 है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये संक्रमक है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? मैंने आपसे अभी कहा डबलेट को चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो सारा होता है। स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रमक भी होगा। मतलब 1-1 दिखा, हमने मान लिया कि यह संक्रमक है। अब 2-1 को देखना है, तो 2-1 की अगर हम बात करें तो ये ए बी है। अब बी सी मुझे चाहिए जो 1 से शुरू हुआ हो। 1 से शुरू होने वाला ये एलिमेंट है, तो ये बी सी हो गया। अब मुझे चाहिए ए सी। ए की जगह 2 है और सी की जगह 1 है, मतलब मुझे 2-1 चाहिए। और इस पूरे सेट में देखिए ये 2-1 दिया हुआ है, मतलब ये एलिमेंट दो चीजों का काम करे देगा, ये ए बी का भी काम करेगा और ए सी का भी काम करेगा। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहां तक संक्रमक है। अब इसके बाद की बात करूं मैं 3-4, तो 3-4 को अगर मैं ए बी कहूं तो दूसरा मुझे बी सी यानी 4 से शुरू होने वाला चाहिए, और 4 इसमें दिया है। दूसरा एलिमेंट कोई ऐसा है ही नहीं जो 4 से शुरू हो, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं वहीं से बोल दूंगा कि ये संक्रमक है। तो इस तरीके से हम स्वतुल्य, सममित और संक्रमक निकाल सकते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीनों संबंधों पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। फिर छठा है तुल्यता संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध का फंडा क्या है कि यदि कोई संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, तब संबंध R तुल्यता संबंध है। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो इसी पर आधारित आते हैं। यानी आपको कोई भी संबंध दिया हो और अगर ये प्रूव करना है कि वो तुल्यता संबंध है, तो आपको इसमें 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि वो स्वतुल्य होना चाहिए, वो सममित होना चाहिए और वो संक्रमक भी होना चाहिए। और जब तक ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। 7वां है, इसको हम इसका पार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तुल्यता वर्ग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। वैसे इसकी परिभाषा जो आपके किताब में लिखी हुई है वो बड़ी अजीबोगरीब लिखी है, उससे समझा पाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा लिखी है। ये मैंने तुल्यता वर्ग की डिफिनीशन लिखी है कि माना R एक तुल्यता संबंध है, मतलब वो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, जो समुच्चय A में परिभाषित है। तो इसका अगर कोई एलिमेंट ले लिया जाए, कोई एक एलिमेंट A मैंने ले लिया जो उसी समुच्चय से था, तो इसका जब तुल्यता वर्ग लिखूंगा तो जो एलिमेंट लिखूंगा उसको ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, और इसी को तुल्यता वर्ग कहा जाता है। और इसको परिभाषित कैसे करते हैं कि ये जो तुल्यता वर्ग है ये बराबर होगा B बिलोंग्स टू A। मतलब जब मैं समुच्चय लिखता, जब मैं संबंध लिखता हूं तो संबंध हमको क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं। तो A के साथ में जो B वाले जितने एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंटों का जो समुच्चय बनेगा वही तुल्यता वर्ग कहलाएगा। इसको जब हम एक एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए अब इसको मैं मिटा करके कुछ एक आध एग्जाम्पल बता देता हूं। 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, बस उसी से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो मैंने पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बना रखा है। आप ऊपर आई वाला आइकन दबा करके या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जा करके आप अपना जरूरत का क्वेश्चन देख सकते हैं। पूरी एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व करके दिखाया है। आप उसको मतलब अपनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन
उससे देख सकते हैं। यह आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि माना T किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में एक संबंध लिया गया है R T1, T2, जहां पे T1 T2 के सर्वांगसम है। मतलब जब मैं किसी क्रमित युग्म को लूंगा तो वो क्रमित युग्म का संबंध कैसा है कि एक पहले एलिमेंट दूसरे के सर्वांगसम है। एक संबंध है, अब आपको सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने का मतलब कि यह स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक होना चाहिए, और तीनों मुझे करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा स्वतुल्य, और मुझे यह सिद्ध करके बताना है कि यह क्यों स्वतुल्य है। अब जरा आप बताओ सर्वांगसमता का मतलब क्या होता है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के आपस में बराबर हैं, तभी तो मैं उसको सर्वांगसम कह सकता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांगसम हो सकता है। भाई किसी त्रिभुज को उठाओ, अगर उसके ऊपर रख दो तो सारी भुजाएं बराबर आ जाएंगी, सारे कोण बराबर आ जाएंगे। तो मैं इस बात को लिख दूंगा, चूंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है, यह हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अतः संबंध R स्वतुल्य है। एक स्थिति हो गई। दूसरा स्थिति है दिखानी है मुझे सममित। सममित का मैंने आपको फंडा क्या बताया कि किसी एलिमेंट का उल्टा आना चाहिए। तो अगर मैं मान लूं जैसे T1 T2 इसने एलिमेंट दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं T1 T2 बिलोंग्स टू R, यानी कि T1 T2 को संबंधित है। तो अगर ये संबंधित है तो ये अपनी परिभाषा को प्रूव करेगा, मतलब कि T1 T2 के सर्वांगसम है। तो अब जरा आप बताओ कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो इस बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि T2 T1 के सर्वांगसम है तो क्या गलत होगा? खुद सोच के बताइए कि भाई अगर T1 T2 के सर्वांगसम है, यानी दो त्रिभुज ऐसे हैं, मैं कहूं ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो क्या ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम नहीं होगा? भाई अगर ये भुजा इसके बराबर है तो चाहे मैं कहूं इसके बराबर वो है या कहूं उसके बराबर ये है, सर्वांगसम का मतलब बराबर ही तो होता है। तो अगर T1 T2 के बराबर है तो T2 भी T1 के बराबर हुआ। तो अगर T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T1 के सर्वांगसम है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि T2 कामा T1 भी R को बिलोंग कर रहा है। तो T1 T2 R को बिलोंग कर रहा है और उसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं सीधे लिख दूंगा कि अतः संबंध R सममित है। यह दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन में मुझे लेना है संक्रमक। संक्रमक में मुझे दो रिलेशन लेने पड़ेंगे, तो मैं मान लेता हूं, माना T1, T2 बिलोंग्स टू R। दूसरा मुझे T2 से शुरू होने वाला चाहिए, तो T2, T3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 सर्वांगसम है, यह सर्वांगसमता का निशान होता है T2 के, और तथा T2 सर्वांगसम है T3 के। या एक तरीके से आप यह कह सकते हो कि T1 T2 के बराबर है और T2 T3 के बराबर है। तो मतलब जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बीच में मिक्स हो गए या कट गए, तो बचा क्या? T1 T3 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि T1 सर्वांगसम होगा T3 के। तो अगर T1 T3 के सर्वांगसम है तो इसको मैं लिख सकता हूं T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो मुझे क्या मिला कि T1 T2 R से संबंधित है, T2 T3 R से संबंधित है, तो फिर T1 T3 भी R का संबंधित हुआ। तो जब तीनों R के संबंधित हो गए तो मैं लिख सकता हूं अतः
संबंध R संक्रमक है। चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से कोई भी तुल्यता संबंध का सवाल पूछा जाता है। और तुल्यता संबंध का सवाल जब पूछा जाएगा तो इस तरीके से अगर छोटा पूछा गया तो 4 नंबर में देगा और बड़ा पूछा तो 8 नंबर में देगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो 8 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर सीबीएसई में पूछा तो 6 नंबर से बड़ा नहीं पूछेगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में R दिया हुआ है, यानी एक संबंध दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु सममित नहीं है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि आपको सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं और संबंध आपको R दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। अब आपको दिखाना है कि ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य की परिभाषा आपको क्या बताई है मैंने? सारे ए आना चाहिए, सारे डबलेट आना चाहिए। तो भैया ए में 1 2 3 3 ही एलिमेंट तो हैं और तीनों इसमें मिलने चाहिए। तो चूंकि 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू R, ये तीनों के तीनों R से संबंधित हैं, मतलब इसमें दिए हुए हैं। तो मैं लिख दूंगा अतः R स्वतुल्य है। फिर मुझे सममित की बात करनी है। सममित का फंडा क्या है? डबलेट होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया है कि मुझे ये डबल वाले नहीं चेक करने होते, मुझे जो बचते हैं उनको चेक करने होते हैं। तो 1 2 है लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, बस इसी से पकड़ में आ गया। तो मैं लिख दूंगा चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू R परंतु उसका उल्टा 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी उससे संबंधित नहीं है, अतः R सममित नहीं है। फिर तीसरा आएगा संक्रमक। संक्रमक का भी फंडा बता चुका हूं कि इसका फंडा भी वही है, मुझे डबलेट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू R तथा 2 3 बिलोंग्स टू R, ये ए बी हो गया, दूसरा बी से शुरू होने वाला BC हो गया। तो मुझे AC चाहिए। ए की जगह 1 है और सी की जगह 3 है और 1 3 इसमें कहीं नहीं दिया है, परंतु 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रमक नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रीजन देना बहुत जरूरी है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय Z, अब पूर्णांक अनगिनत होते हैं इनफाइनाइट तक, उसमें से ये संबंध लिया गया है AB, और ये AB कैसे लिया गया है? A माइनस B 2 से विभाज्य है, यानी अगर मैं दो संख्याओं को घटाऊं तो वो 2 से भाग हो जाता है। अब दिखाना है मुझे कि ये संबंध तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए मुझे 3 चीजें लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य में मुझे किसी का खुद से संबंध दिखाना होता है। अब Z में भाई अनगिनत पूर्णांक है, मैं उनको सबको तो नहीं लेके दिखा सकता, पर मैं उनमें से कोई एक एलिमेंट ले करके, और ऐसा एलिमेंट जिसकी जगह उनमें से कोई भी संख्या आ जाए, तो मैं लिख सकता हूं, माना कोई एलिमेंट ले लेता हूं A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू, मतलब मैंने कोई ए लिया जो आर से संबंधित है लेकिन वो पूर्णांक में से है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन हमें दे रहा है वो इस पे सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो कंडीशन है मेरे पास a माइनस बी 2 से भाग होना चाहिए, तो मैं घटा देता हूं। तो अगर a माइनस बी करूं यानी a माइनस ए करूं तो ये 0 आएगा। और इसकी कंडीशन क्या है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। भाई 0 किसी भी संख्या से विभाज्य हो सकता है, तो 2 से भी विभाज्य हुआ। तो मैं लिख सकता हूं अतः r स्वतुल्य है। तो ये मुझे पता चल गया कि ये स्वतुल्यता की कंडीशन को प्रूव कर सकता है। फिर दूसरा मुझे देखना है सममित। सममित का फंडा मैंने आपको बताया कि मुझे कोई एलिमेंट लेना है और उसका उल्टा दिखाना है। तो माना ए बी बिलोंग्स टू आर, तो अगर ये ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी संख्या 2 से विभाज्य है। तो जरा आप लोग ये बताओ कि अगर a माइनस बी यानी 2 संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य हो, तो अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो वो 2 से विभाज्य होगा या नहीं होगा? इसको मैं इधर बताता हूं। जैसे 4 में से अगर 2 घटाओ तो 2 आता है, ये 2 से विभाज्य है। तो क्या 2 में से 4 घटाएं तो आएगा -2, तो क्या ये 2 से विभाज्य नहीं है? होगा। मतलब चाहे a माइनस बी करो तब भी 2 से विभाज्य है और b माइनस ए करो तो भी 2 से विभाज्य है। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का a माइनस बी संख्या 2 से विभाज्य है। तो माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा b माइनस ए संख्या 2 से विभाज्य है। तो भाई a माइनस बी अगर विभाज्य हो रहा था तो b माइनस ए भी विभाज्य हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर था तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। तो मैं लिख सकता हूं अतः आर सममित है। अब तीसरा कंडीशन है मेरे पास संक्रमक। संक्रमक में मुझे 3 चीजों को दिखाना है। तो मैं मान लूं कि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू z। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है तथा BC बिलोंग्स टू R का मतलब B माइनस C 2 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं A माइनस बी प्लस B माइनस C तो तब भी ये 2 से विभाज्य होगा। सीधी सी बात है भाई। ऐसे समझिए आप कि अगर 2 माइनस 4 2 से विभाज्य हो रहा है और 4 माइनस 6 2 से विभाज्य हो रहा है, तो इनको जोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि विभाज्य होना बंद हो जाएगा। भाई 4 और 2 6, 6 4 10, 6 भी 2 से विभाज्य है और 10 भी 2 से विभाज्य है। मतलब उनके जोड़ने पर भी ये 2 से विभाज्य होगा। लेकिन इधर क्या फर्क आएगा, b और b कट गया, ये बचा a माइनस बी 2 से विभाज्य है। तो अगर a माइनस बी विभाज्य है तो इसका मतलब हो गया कि AC बिलोंग्स टू R। आपने क्या देखा, AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है और AC भी बिलोंग्स टू R है। तो मैं लिख सकता हूं अतः R संक्रमक है। फाइनल रिजल्ट क्या लिखोगे, चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। अब बचा तुल्यता वर्ग की। तुल्यता वर्ग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपसे एलिमेंट पूछे जाते हैं। एलिमेंट का मतलब कि इसके पूर्णांकों में से कोई भी एक एलिमेंट लेकर के आपसे पूछ लिया जा सकता है
कि इसका तुल्यता वर्ग बताइए। मान लीजिए अभी आपसे पूछ लिया उसने कि 0 का तुल्यता वर्ग बताइए, तो 0 का तुल्यता वर्ग का मतलब कि 0 से उन सारी संख्याओं का समुच्चय 0 के तुल्यता वर्ग में आएगी जो इस संबंध को परिभाषित करती हूं, यानी कि जिनको 0 में घटाने पर 2 से भाग हो सकता है वो सारे उसकी तुल्यता वर्ग में संख्याएं होंगी और वो z से यानी कि पूर्णांक से होनी चाहिए। तो वो संख्याएं कौन सी हैं? प्लस, पहली तो 0 खुद हुई क्योंकि 0 में 0 को घटाने पे 2 से भाग होगा। इसके बाद +-2, +-4, +-6, ऐसे करके जितनी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं ऐसी होंगी जो 0 के तुल्यता वर्ग में आएंगी, क्योंकि आपको दिया है a-b 2 से विभाज्य है, तो 0 के साथ इनमें से कोई भी संख्या लोगे वो 2 से विभाज्य होगा। अभी 1 का तुल्यता वर्ग लेना होता तो मुझे ऐसी संख्याएं लेनी होती जो 1 के साथ इस संबंध को विभाजित कर दें। तो 1 के साथ कौन सी आएंगी? 1 खुद आएगी, वो भी प्लस या माइनस का, प्लस का लोगे तब भी 2 से विभाज्य होगा और माइनस का लोगे तब भी 2 से विभाज्य होगा। +-3 आएगा, +-5 आएगा, इसी तरीके से ऐसे 3 का लिख सकता हूं, 4 का लिख सकता हूं, 5 का लिख सकता हूं। तो जिसका पूछे उसका आप तुल्यता वर्ग लिख सकते हो। इस पर और डिटेल हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फिर वीडियो बनाया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनका यूज करके आप रिलेशन फंक्शन से 6 नंबर और 8 नंबर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें क्या क्या निकालने को होता है, उनको आप देख सकते हो। उसमें मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी साल बोर्ड में पूछे गए हों। आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन ये हमारी आपकी मुलाकात दोबारा तभी होगी जब आपके कमेंट आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बताओगे तो मैं आगे हिंदी में ये सीरीज बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं ये सीरीज नहीं बनाऊंगा और उसको वहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये अनुमान लगा लूंगा कि इसका मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। तो तब तक के लिए नमस्कार।